Hello friends, I am Kavita Kumari from DD Girls High School. The Convention on the Rights of the Child में कुल 54 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 से 41 में हम बच्चों के अधिकारों के बारे में बात की गई है, तो चलिए इन्हें जानते हैं। इस संवाद में 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को हिस्सा लेने का अधिकार है। यह संवाद सभी पर लागू होता है, भले ही वे किसी भी जाति, धर्म, क्षमताओं से नाता रखते हों, वे कुछ भी वैचारिक धारणा रखते हों अथवा कहते हों, वे किसी भी तरह के परिवार से आते हों। बच्चे से संबंधित सभी संगठनों को बच्चों के लिए जो सबसे बेहतर है उस दिशा में काम करना चाहिए। बच्चों के लिए ये सभी अधिकार सरकारों को उपलब्ध कराना चाहिए। बच्चों के लिए दिशा निर्देशों तथा मार्गदर्शन हेतु परिवारों के अधिकारों एवं जिम्मेदारियों का सरकार आदर करे, जिससे कि बड़े होने पर उन अधिकारों को बच्चे सही तरीके से इस्तेमाल में ला सकें। सभी बच्चों को जीवन का अधिकार है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि बच्चे जीवित रहें तथा अपने संपूर्ण वैभव को हासिल करें। सभी बच्चों को वैधानिक तौर पर नाम तथा राष्ट्रीयता दर्ज कराने का अधिकार है। उन्हें अपने अभिभावकों के बारे में जानने तथा यथासंभव देखभाल पाने का अधिकार भी प्राप्त है। सरकार को बच्चे के नाम, राष्ट्रीयता और पारिवारिक संबंध के अधिकार का आदर करना चाहिए। बच्चों को तब तक अभिभावकों से अलग नहीं होने देना चाहिए जब तक कि वैसा करना बच्चों के हित में न हो। उदाहरण रूप, अगर अभिभावक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या उसे नजरअंदाज कर रहे हों, वैसे बच्चे जिनके माता पिता अलग हो चुके हैं, उन्हें दोनों के संपर्क में बने रहने का पूरा हक है, जब तक कि उनमें से कोई बच्चे को ठेस न पहुंचाए। वैसे परिवार जिनके सदस्य अलग अलग देशों में निवास कर रहे हों, उन्हें उन दोनों देशों में आने जाने की पूरी छूट मिलनी चाहिए, ताकि अभिभावक और बच्चे एक साथ आ सकें और एक दूसरे के संपर्क में रह सकें या एक परिवार के तौर पर वक्त गुजार सकें। सरकारों को ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे कि बच्चों को अवैधानिक रूप से उनके देश से बाहर दूसरे अन्य देशों में ले जाने से रोका जा सके। जब वयस्कों के फैसलों का प्रभाव बच्चों पर पड़ने लगे, तब उन्हें यह कहने का पूरा अधिकार है कि क्या होना चाहिए तथा उनके विचार को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बच्चों को तब तक सूचनाएं हासिल करने तथा साझा करने का अधिकार है जब तक कि वह उनको या दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रही हो। बच्चों को अपने अनुसार विचार विकसित करने तथा आस्था प्रकट करने तथा धर्म को मानने का अधिकार तब तक हासिल है जब तक वे दूसरों को अपने अधिकारों को हासिल करने से नहीं रोक रहे हों। इन मामलों में अभिभावक को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए। बच्चों को आपस में मिलने जुलने तथा समूहों एवं संगठनों से जुड़ने का अधिकार तब तक हासिल है जब तक वह दूसरे लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना न शुरू कर दें। बच्चों को गोपनीयता का अधिकार हासिल है। कानून को उनकी जीवन शैली, शुभ नाम, परिवार तथा घरों पर होने वाले हमलों से रक्षा करनी चाहिए। बच्चों को जनसंचार के माध्यम से विश्वसनीय सूचनाओं को हासिल करने का अधिकार है। टेलीविज़न, रेडियो तथा समाचार पत्रों को वैसी सूचनाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिसे बच्चे समझ सके तथा वैसी सामग्री का प्रोत्साहन प्रदान नहीं करना चाहिए जिससे बच्चों को नुकसान पहुंचे। बच्चे के पालन पोषण में माता पिता दोनों को साथ मिलकर अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए तथा यह विचार करना चाहिए कि बच्चों के लिए सबसे बेहतर क्या है। सरकार को माता पिता को सुविधा उपलब्ध कराते हुए मदद करनी चाहिए, खासकर उन परिस्थिति में जिनमें दोनों अभिभावक नौकरी पेशे से जुड़े हैं। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को समुचित देखभाल सुनिश्चित हो रही हो तथा अभिभावकों या उनकी देखभाल करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध संभावित हिंसा, कुप्रथा तथा उपेक्षा से उनकी रक्षा करनी चाहिए। वैसे बच्चे जिनकी देखभाल उनके अपने परिवार द्वारा नहीं हो रही हो, वैसे बच्चों को समुचित देखभाल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो उनके धर्म, संस्कृति तथा भाषा की आदर करें। बच्चों को गोद लेने से पूर्व सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि
उनके लिए सबसे बेहतर क्या है। यह नियम समान रूप से लागू होना चाहिए, फिर चाहे बच्चे को उसी के देश में गोद लिया जा रहा हो जहां उसने जन्म लिया है या उसे किसी और देश में ले जाया जा रहा हो। किसी देश में शरणार्थी के तौर पर आए हुए बच्चे को भी वे सभी अधिकार हासिल हैं जो उस देश में जन्म लेने वाले बच्चे को मिले हुए हैं। वैसे बच्चे किसी भी प्रकार की अपंगता से जूझ रहे हैं, उन्हें विशेष देखभाल और सहायता मिलनी चाहिए ताकि वे स्वतंत्र और संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। बच्चों को गुणवत्ता युक्त चिकित्सकीय देखभाल, स्वच्छ पानी, पोषक आहार तथा स्वच्छ वातावरण का अधिकार हासिल है ताकि वे स्वस्थ रह सकें। इस मामले में समृद्ध देश को गरीब देशों की मदद करनी चाहिए। वैसे बच्चे जिनकी देखभाल उनके अभिभावकों के बदले वहां के स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की जा रही हो, उनके हालात की समीक्षा नियमित रूप से होनी चाहिए। जरूरतमंद परिवारों को बच्चों की देखभाल के लिए सरकार से अतिरिक्त राशि मिलनी चाहिए। बच्चों को वैसे जीवन स्तर का पूरा अधिकार है जो उनके शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कमोवेश ठीक है। सरकार द्वारा वैसे परिवार को मदद मिलनी चाहिए जो इस प्रकार की सुविधा को उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। सभी बच्चों और युवाओं को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है जो कि निःशुल्क मिलनी चाहिए। इस दिशा में समृद्ध देशों को गरीब देशों की मदद करनी चाहिए। स्कूल में अनुशासन का पालन बच्चों की मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित होना चाहिए। युवाओं को अपनी क्षमता अनुसार सर्वोच्च शिक्षा हासिल करने के लिए उत्प्रेरित किया जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से बच्चों को व्यक्तित्व और प्रतिभा निखारी जानी चाहिए। इसकी मदद से बच्चों को उनके अभिभावकों तथा अपने और दूसरे की संस्कृति को आदर करने की सीख मिलनी चाहिए। बच्चों को अपने परिवार की भाषा और रीति रिवाज को सीखने का अधिकार है, भले ही देश की बहुसंख्यक आबादी द्वारा उसका उपहास ही क्यों ना बनाया जाता हो। सभी बच्चों को आराम करने तथा खेलने कूदने के साथ साथ व्यापक तरह से गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार है। सरकार द्वारा बच्चों को ऐसे कार्यों के प्रति सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो कि उनके लिए जोखिम भरा या उनके स्वास्थ्य अथवा शिक्षा के लिए हानिकारक है। सरकार द्वारा ऐसे उपाय उपलब्ध होने चाहिए जिसकी मदद से बच्चों को खतरनाक ड्रग्स से बचाया जा सके। सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा हर प्रकार के यौन उत्पीड़न तथा कुप्रथा से सुनिश्चित होनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों का अपहरण तथा उनकी खरीद बिक्री न हो पाए। वैसे तमाम प्रकार के उत्पीड़नों से बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए जो उनके विकास में बाधक साबित हो सकती है। कानून तोड़ने वाले बच्चों के साथ क्रूरता पूर्वक पेश नहीं आना चाहिए। उन्हें वयस्कों के साथ कारागार में बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए तथा उन्हें अपने परिवार से मिलने जुलने की छूट होनी चाहिए। सरकार द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। वैसे बच्चे जो उपेक्षित अथवा कुप्रथा के शिकार रह चुके हैं, उन्हें विशेष मदद मिलनी चाहिए जिससे कि उनका आत्मसम्मान पुनः लौटाया जा सके। कानून तोड़ने के आरोपी बच्चों का विविध मदद मिलनी चाहिए। कारागार की सजा सिर्फ उन बच्चों को ही मिलनी चाहिए जिन्होंने बहुत गंभीर अपराध किया है। यदि किसी देश विशेष का कानून बच्चों की सुरक्षा कन्वेंशन के अनुच्छेद की तुलना में बेहतर तरीके से करता है, तब उस स्थिति में उक्त कानून ही मान्य होगा। सरकार द्वारा बच्चों और उनके अभिभावकों को कन्वेंशन के बारे में बताया जाना चाहिए। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के सीधे हाथ साबुन मल के, उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप।
प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब विद्यालय खुलने वाले हैं, परंतु कोरोना से बचाव अत्यंत आवश्यक है। हमें सावधानी बरतनी है। अतः आज के बाल संसद एवं मीना मंच की बैठक में इसी विषय पर विचार विमर्श होगा कि हमें कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि वह विद्यालय खुलने पर कोरोना से बचाव हेतु कौन से उपाय करेंगे। कृपया इसकी विस्तृत जानकारी सदन को देने की कृपा की जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि मैं यह ध्यान रखूंगी कि विद्यालय में आने वाले सभी बच्चे स्वस्थ हैं एवं विद्यालय में प्रवेश से पूर्व मैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग द्वारा जांच कर लूंगी। इसके साथ ही विद्यालय के सभी शिक्षकों, रसोइया गणों एवं शिक्षा समिति के सदस्यों की भी थर्मल स्क्रीनिंग से जांच कर लूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं श्रीमान स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे कोरोना से बचाव हेतु अपने द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों से सदन को अवगत कराएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मंत्री सदन को यह विश्वास दिलाती हूँ कि विद्यालय खुलने पर मैं बाल प्रेरकों के साथ विद्यालय परिसर की एवं शौचालयों की नियमित साफ सफाई का ध्यान रखूंगी। साथ ही रसोई घर, बर्तनों एवं मध्याह्न भोजन बनाते समय सभी स्वच्छता के नियमों का पालन हो सके, इसका भी ध्यान रखूंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं खेल तथा संस्कृति मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह भी उपरोक्त विषय पर अपने दायित्वों के बारे में सदन को आश्वस्त करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं खेल तथा संस्कृति मंत्री सदन को यह आश्वस्त करता हूँ कि यह ध्यान रखूंगा कि चेतना सत्र में सभी बच्चे 2 गज की दूरी का पालन करें एवं मास्क अवश्य लगाएं। साथ ही मैं यह भी ध्यान रखूंगा कि बच्चे अभिवादन के लिए हाथ मिलाना या चरण स्पर्श करना जैसी गतिविधियां न करें, बल्कि हाथ जोड़कर प्रणाम करें। मैं चेतना सत्र में बच्चों के नाखूनों की एवं कपड़ों की स्वच्छता की भी जांच कर लूंगा। इसके साथ ही श्रीमान, मैं बच्चों को चेतना सत्र में नियमित व्यायाम कराऊंगा एवं अंतिम घंटी में खेल भी खिलाऊंगा ताकि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बच्चों को प्रत्येक बुधवार आयरन की गोली भी खिलाऊंगा ताकि वे मजबूत बन सके एवं कोरोना जैसी महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं श्रीमान पर्यावरण एवं बागवानी मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे अपने विचार सदन में रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यावरण एवं बागवानी मंत्री सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं यह ध्यान रखूंगी कि विद्यालय में आने वाले सभी बच्चों में प्रवेश करते ही हाथों को स्वचालित सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लें एवं खाना खाने से पूर्व एवं शौचालय के उपयोग के पश्चात हाथों को साबुन से भली भांति साफ कर लें। मैं यह भी ध्यान रखूंगी कि पेयजल के स्रोतों के आसपास जल जमाव न हो, बल्कि उपयोग में आने के पश्चात जल को पोषण वाटिका में उपयोग कर लिया जाए एवं पोषण वाटिका से प्राप्त सब्जियों का उपयोग मध्याह्न भोजन में किया जाए। धन्यवाद श्रीमान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं श्रीमान शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने विचार सदन में रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बाल संसद की शिक्षा मंत्री इस बात का ध्यान रखूंगी कि जो बच्चे विद्यालय समय पर नहीं आ पा रहे हैं, किसी भी कारणवश उनका अध्ययन पूर्ण हो सके, इसके लिए मैं विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले पाठों एवं गृह कार्य को टोला सेवकों एवं बाल प्रेरकों की मदद से उन बच्चों को उपलब्ध कराऊंगी और यह प्रयास करूंगी कि यथाशीघ्र वे स्वस्थ होकर विद्यालय पुनः आकर अपने अध्ययन में सम्मिलित हो सके। धन्यवाद श्रीमान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं श्रीमान जल मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे भी अपने विचारों को व्यक्त करने की कृपा करेंगे कि इस कोरोना काल में वे कौन-कौन से एहतियात बरतेंगे।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बाल संसद का जल मंत्री विश्वास दिलाता हूं अपने पूरे सदन को कि विद्यालय में आने वाले सभी बच्चों, शिक्षकों एवं रसोइया गणों को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करूंगा। इसके लिए मैं फिटकरी के उपयोग द्वारा या क्लोरीन की बूंदों के द्वारा पेयजल को शुद्ध करूंगा एवं यही शुद्ध जल बच्चों को, रसोइया गणों को एवं शिक्षक गणों को उपलब्ध कराऊंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं श्रीमान आपदा प्रबंधन मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विश्लेषण सदन में करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्यालय के बाल संसद की आपदा प्रबंधन मंत्री विद्यालय के सभी मंत्रीगणों के कार्य में सहयोग करूंगी एवं यथासंभव प्रयास करूंगी कि विद्यालय का वातावरण स्वच्छ एवं स्वस्थ बना रहे। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब सभा के अंत में मैं विद्यालय के बाल संसद के प्रधानमंत्री यह घोषणा करती हूँ कि विद्यालय खुलने पर हम लोग कोरोना से बचाव हेतु सभी उपायों को करेंगे ताकि बच्चे स्वस्थ रहें एवं हमारा अध्यापन एवं अध्ययन भी बाधित न हो। इसके लिए हमें सभी उपाय करने होंगे जिनका कि हम सभी मंत्रीगण ससमय पालन करेंगे, जैसे कि बच्चों को चेतना सत्र में 2 गज की दूरी पर खड़ा करना, बच्चों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होना, विद्यालय में प्रवेश करते ही बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग होना एवं स्वचालित सैनिटाइजर मशीन के द्वारा अपने हाथों को सैनिटाइज करना इत्यादि। इसके साथ ही हम यह भी ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं उनका भी अध्ययन बाधित न हो। अध्ययन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी शिक्षा मंत्री, बाल प्रेरकों एवं टोला सेवकों की सहायता से करेंगे। इसके साथ ही मैं सदन को यह भी आश्वस्त करती हूँ कि जल मंत्री के द्वारा सभी शिक्षकों, सभी बच्चों, रसोइया गणों को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार हम लोग अपने विद्यालय के सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु पूर्ण प्रयास करेंगे ताकि हमारे विद्यालय के बच्चों का अध्ययन भी बाधित न हो और कोरोना से बचाव के सभी नियमों का हम लोग पालन करें। साथ ही खेल मंत्री के द्वारा नियमित खेल कूद एवं अभ्यास भी कराया जाएगा ताकि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सके। ऐसा प्रयास हम सब मिलकर करेंगे ताकि हमारे विद्यालय का परिवेश स्वस्थ एवं स्वच्छ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे जन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। हेलो दोस्त, मेरा नाम राजीव कुमार राम लखन सिंह हाई स्कूल से हूँ। आज देखिए हम एक चित्र बनाते हैं, वो है मोर। देखिए कैसे बनाते हैं।
कितना प्यारा मोर बना है। आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा। देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है। तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा। ये ले, ये भी ले। भाग जा, ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहां से। मैं जीत गया। मिलते रहना दिन में कई बार। आशा है दोस्तों आप बाल दिवस स्पेशल कार्यक्रम को बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए अब हम लोग अपने कुछ साथियों को देखते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। मेरा नाम शेखर कुमार और मैं क्लास 10th का छात्र हूँ और मैं इंदर सिंह हाई स्कूल शेरपुर में पढ़ता हूँ। बाल दिवस 2020 के अवसर पर जलवायु परिवर्तन के विषय पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के दिनांक 14-20 नवंबर 2020 की अवधि में बाल दिवस सप्ताह मनाने की निर्णय लिया गया है। इस वर्ष जलवायु परिवर्तन के थीम पर सुझावित विषय में मेरा विषय है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमें प्रकाश एवं ताप के रूप में ऊर्जा देता है, जिसे हम सौर ऊर्जा भी कहते हैं। आज प्रदूषण के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। ऊर्जा के दो स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय ऊर्जा को अपारंपरिक या अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा प्राकृतिक में कभी क्षय नहीं होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग आज 70% के रूप में किया जाता है, लेकिन यह प्रकृति के लिए घातक होते जा रहा है। सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प है। सौर ऊर्जा हमारे वातावरण को भी शुद्ध करता है, अतः प्रदूषण रहित बनाने में भी कार्य करता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग सोलर लाइट में भी किया जाता है, जिसका प्रयोग प्रकाश के लिए किया जाता है। कृषि सिंचाई में भी इसका उपयोग होता है। सोलर कूलर के द्वारा भोजन पकाने में भी उपयोग इसका होता है और औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग वैसे क्षेत्रों के लिए किया जाता है जहां पर पावर ग्रिड लगाना मुश्किल होता है। इसका उपयोग काफ़ी सुलभ, सुस्त एवं सुरक्षित है। सौर ऊर्जा के उपयोग से आज हमारा पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से सुरक्षित रहेगा। आज हमारा पर्यावरण के लिए सौर ऊर्जा वरदान सिद्ध हो गया है। थैंक यू। मेरा नाम सलोनी कुमारी है। मैं इंदर सिंह उच्च विद्यालय की छात्रा हूँ। विश्व बाल दिवस 2020 के अवसर पर जलवायु परिवर्तन के विषय पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के दिनांक 14-20 नवंबर 2000 की अवधि में बाल दिवस सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष जलवायु परिवर्तन के भी पर सुझावित विषय मेरा विषय है वर्षा जल संचयन। विश्व भर में पेयजल की कमी आज एक विकट समस्या के रूप में उभरी है। देश और प्रदेश में भी इस समस्या का शिकार है। भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन से पृथ्वी के नीचे का जल स्तर छिन्न हो गया है। केवल भारत में ही वर्ष का भूजल भंडार का आकलन 2014 बिलियन घन मीटर के रूप में किया गया है, जिसमें से 160 बिलियन घन मीटर की पुनः प्राप्ति हो सकती है। इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ जल संचयन के द्वारा ही संभव है, अन्यथा यह धरती बंजर और राजस्थान के रूप में तब्दील हो जाएगी।
जल संचयन के घर की छतों, स्थानीय कार्यालयों की छतों या फिर विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र में वर्षा जल के संचयन को एकत्रित किया जाता है। हमारे विद्यालय के मैदान में भी एक सोख्ता के निर्माण किया गया है जिससे वर्षा जल का संचयन हो सकता है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्षा जल के संचयन की प्रणाली पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने दिया है। भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा की कमी है, जिसमें जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र आदि के क्षेत्र में लोग घर की छतों या तथा खेतों में जल संचयन के लिए जल एकत्रित करते हैं। इस क्षेत्रों के लोग परंपरागत रूप से ये तकनीक अपनाते आए हैं। पिछले 20 से 25 वर्षों से बेयरफुट कॉलेज 15 से 16 राज्यों के गांवों और अंचलों के विद्यालयों की छतों पर इकट्ठा हुए वर्षा जल को भूमिगत टैंकों में संचित करके 3 करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ ही हम देखें तो आज़ादी के बाद हमारे देश में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में विकास की जो नींव रखी है, उसमें भूमिगत जल का अंधाधुंध दोहन हुआ है। विकास की रूपरेखा तैयार करने वाले लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं रखा कि अंधाधुंध दोहन से विकास की गति कुछ समय के पश्चात संकट में आ जाएगी। आज स्थिति यह है कि पृथ्वी के नीचे का वाटर टेबल क्षीण हो रहा है। इसके कारण वनस्पति जगत भी संकट में है तथा हमारा यह हरा भरा नीला ग्रह एक मरुभूमि बनने की कगार पर है। इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान वर्षा के जल का संचयन ही है। इससे हम उपयोग में लाएंगे भूमिगत जल को पृथ्वी के भीतर स्थापित कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की भयंकर समस्या जो पिछले कुछ वर्षों में जारी है, उसका भी यह बेहतर समाधान है। थैंक यू। मेरा नाम सोनाली कुमारी है। मैं राजकीय बालिका उच्च विद्यालय जला पटना की दसम कक्षा की छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिसेफ के सहयोग से बच्चे को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता करने एवं उनके बेहतर भविष्य के निर्माण करने के उद्देश्य से दिनांक 20 नवंबर 2020 की विश्व बाल दिवस मनाया जा रहा है। मुझे इस अवसर पर हमारा पर्यावरण हमारी भू शीर्षक पर अपना बयान प्रस्तुत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। हमारा पर्यावरण हमारी भू। पर्यावरण 2 शब्दों के मेल से बना है। परि जोड़ आवरण। परि का मतलब है पृथ्वी के चारों ओर। अवसर का अर्थ है घेरा, अर्थात वे भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक जो पृथ्वी के चारों ओर हैं तथा मानव एवं जीवन के सभी रूपों को प्रभावित करता है। पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सारे जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो मानव एवं मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। मोटे तौर पर पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, बगियाँ, नदी, झील, हवा भू इत्यादि इसमें शामिल है। स्वस्थ पर्यावरण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय में पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की तीव्र वृद्धि जैसे अन्य कारणों के कारण पर्यावरण असंतुलित की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
इसे संतुलित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। प्राकृतिक असंतुलित को समाप्त कर ही पृथ्वी पर जीवन की रक्षा की जा सकती है। हमें नए वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को अपनाकर सामूहिक प्रयास द्वारा प्रकृति को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। भूमि एवं महत्वपूर्ण अजैव संसाधन है, यही मानवीय सभ्यता का आधार रही है। स्वच्छ भूमि ही स्वच्छ पर्यावरण का आधार है। आधुनिक युग की एकाधिक विकास धारा के कारण भूमि प्रदूषित हो रही है। कचरे के जमाव अत्याधिक रसायनों एवं खादों के प्रयोग कीटनाशकों रफ्तारवार नाशकों के कारण ही भूसम आवश्यकता की जा रही है। धन्यवाद। मेरा नाम रीना कुमारी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय 10वीं वर्ग की छात्रा हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि यूनिसेफ की तरफ से बच्चों को जागरूक करने के लिए 20 नवंबर 2020 को विश्व बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमें भूतापन पर बोलने का मौका मिला है, इसलिए मैं उनको तहे दिल से सदा आभारी रहूंगी। भूतापन पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप मौसम में होने वाले परिवर्तन भूतापन कहलाता है। भूतापन की समस्या पर्यावरणीय बदलाव की समस्या से जुड़ी हुई है। पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि के कारण वातावरण परिवर्तन हो रहे हैं। आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि पिछले कई वर्षों से पृथ्वी के औसत तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इस तापमान में हुए वृद्धि के कारण वर्षा के असमय होना तथा ग्लेशियरों एवं हिम नदों के पिघलने के फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। वनस्पति एवं जंतु जगत से जुड़े अनेक बदलाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी भूतापन के कारण जलवायु में परिवर्तन सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस है। ये गैस ऊष्मा को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखता है। हरित गैस के प्रभाव से तात्पर्य उन गैसों से है जो पृथ्वी के चारों ओर से एक कम्बल की तरह कार्य करता है, जो पृथ्वी से मुक्त होने वाले ऊष्मीय विकिरण को पुनः लौटा देती है, जिसे पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है। ग्रीन हाउस गैस में सबसे महत्वपूर्ण CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे औद्योगिक विकास के कारण ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो रहे हैं। भूतापन में लगभग 90% मानव उत्सर्जन कार्बन का है। ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने हरित गैसों में वृद्धि होती रही तो 21वीं शताब्दी के अंत तक आते आते पृथ्वी के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। इसे कम करने के लिए हमें कार्बन सिंकिंग पर कार्य करना होगा तथा पर्यावरण से वायु प्रदूषण को मुक्त करना होगा और ऊर्जा को अपरंपरागत तरीकों से उपयोग करना होगा। पेड़ की वृद्धि तथा उनकी गुणवत्ता को कायम करने के लिए हमें वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना होगा तथा वृक्षों की कम कटाई करनी होगी। भूतापन की समस्या से हमें बचने के लिए सतर्क होकर कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे हमें उसे हानि नहीं पहुंचे। मेरा नाम विंध्या कुमारी है। मैं ग्रामीण उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। कक्षा 10 की छात्र हूँ। मैं आज आप सभी को जल संरक्षण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भविष्य में जल की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। भारत और दुनिया के दूसरे देशों में जल की भारी कमी है, जिसके कारण आम लोगों
को अपनी रोज़मर्रा पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दूसरी ओर पर्याप्त जल के क्षेत्रों में लोग अपने दैनिक कार्य के लिए पानी को ज़रूरत से ज़्यादा बर्बाद करते हैं। हमें अपने जीवन को जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए और प्रदूषण नहीं करना चाहिए तथा लोग जल संरक्षण और बचाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। हमें वर्षा के पानी का संरक्षण करना चाहिए। जल संरक्षण करते समय कर सकते हैं। और मैं इस पर एक कविता बोलना चाहती हूँ, जिससे अब तक ना समझे वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूँ मैं। Very warm good morning to each one of you. Myself Zoya Rahman from Standard 11, and today I will be talking about a rising problem of our generation which has been a concern for over a long decade, that is pollution. Pollution has become one of the most concerning issues for our planet and mankind. It takes place when pollutants contaminate our environment. In other words, pollution is responsible for distributing the balance of the ecosystem. Moreover, it impacts our lifestyle severely and also contributes greatly to the global warming. As the world is getting more modern, pollution is also enhancing day by day. It is like we are the prisoners of our own creations. Further, it has become rather essential to learn about the causes, types and impacts of pollution to deal with this problem. There are many causes and impacts of the pollution. Think about it yourself and wonder how you contribute to pollution. As there is not just one person, organization or government to blame, but all of us. Moreover, pollution comes in different forms. To begin with, we have air pollution, which means contamination of air. It is very dangerous kind of pollution and which chemically and physically alters the air. When toxic gases enters atmosphere, life becomes difficult for human beings. The burning of fossil fuels, mining, automobile exhaust and more contribute to it. Thus, it causes acid rains, respiratory problems and global warmings and many more. Next up, there are many kinds of pollution is on the rise up like anything. It is high that we can take actions against pollution and put a ban on the usage of different carcinogenic compounds such as polymers. No matter how efficient they are, utilizing more eco-friendly vehicles will also help us to curb pollution. It should be a combined effort to build a better tomorrow. Hence, we should try to stop the pollution. Thank you for your attention. Have a nice day. जीवन को सुखी बनाने के लिए, एक स्वस्थ तरीके से चलाने के लिए एक स्वच्छ वातावरण की ज़रूरत है। मैं कुछ पर्यावरण के विषय में आपको बताना चाहूँगी। ये बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे जीवन पे इतना बुरा प्रभाव डाल रही है। ये निरंतर जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यह हम पेड़ पौधे जंगलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। मनुष्य तो है अपनी सुरक्षा के साथ रहने के लिए हर तरीके का इंतजाम कर रहा है। अपने घर बना रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं। मतलब कि मनुष्य तो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने में व्यस्त है और इतना व्यस्त है कि उसको ना पेड़ पौधे, ना वातावरण, ना पर्यावरण, किसी के प्रति उसका अभी कोई विचार नहीं है। अपने मनुष्य तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते पेड़ पौधे को इतना गतिशीलता से काट रहा है कि हमें ये सोचना पड़ रहा है कि हमें आगे चल के हमारी पीढ़ी क्या लेगी। हम लोग इतने गंदे वातावरण में सांस ले रहे हैं और इतनी सारी बीमारियां फैलते जा रही हैं। किसी को लंग्स प्रॉब्लम, किसी को ये हो रही है। तो अभी के टाइम में इतनी गंदी, इतनी पॉल्यूशन है कि हम लोग को इतना प्रॉब्लम होता है। और ये तो हमारी पीढ़ी आने वाली है, उसका क्या, उसके लिए भी तो सोचना चाहिए। और ये तो एकदम हम भूल गए हैं कि पर्यावरण पे ही हमारा जीवन निर्भर है। जो है वो तो आदमी के नीड जरूरी है, पर जो हम लोग का पर्यावरण है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं, उसके लिए पर्यावरण बहुत ही आवश्यक है। तो रही बात ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जनसंख्या की, तो एक तरह से देखा जाए और इस पे अच्छे से विचार विमर्श किया जाए तो सारी बीमारियों का, सारी मुश्किलों का की जड़ जनसंख्या ही है। और जनसंख्या के कारण ही वातावरण में बहुत से रासायनिक तत्व आ गए हैं, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। और जिसका परिणाम अनियमित वर्षा हो गई है, गर्मी अनियमित होती है, कभी कभी अनियमित ठंड होती है। ये ग्लोबल वार्मिंग भी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है और इस नकारात्मक परिणाम को मनुष्य पर ही
ये जो नकारात्मक परिणाम है ये बस मनुष्य पर ही नहीं, ये जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब पे प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं समय समय पर कई बीमारियां भी उत्पन्न होती है। अभी इस बात से सब वाकिफ़ हैं कि इस कोरोना काल में हमारी ज़िंदगी किस स्थिति पे आके रुकी हुई है, कैसी स्थिति पैदा हो गई है। ना तो हम लोग इसका समाधान निकाल पा रहे हैं और ना ही इसको हम लोग थाम पा रहे हैं। ये दिन प्रतिदिन फैलता ही जा रहा है। इसके रोक के लिए अभी सरकार द्वारा बहुत सारे नियम निकाला जा रहा है। हालांकि सरकार अपने पूर्ण कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके कोरोना का रोका जाए, उसका संक्रमण को रोका जाए। और जैसे हम लोग सरकार के चलाए हुए कोरोना काल में इस लॉकडाउन में पालन करते आए हैं, घर से ना निकल के मास्क सैनिटाइजर ये सब का यूज़ करते हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही ये भी ज़रूरी है। और वैसे ही सरकार द्वारा भी चलाया गया, जैसे पर्यावरण को, वातावरण को रोकने के लिए, प्रदूषित को रोकने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करने के लिए नियमों को लागू किया गया है। तो जैसे हम लोग कोरोना काल में इस नियमों का सरकार द्वारा चलाए गए अच्छे से नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही हम लोग को पेड़ पौधे को, पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए ये सब जो नियम बनाए गए हैं कि सब साफ सुथरा हो। सरकार द्वारा पेड़ पौधे, फिर नदी तालाब ये सबको साफ सुथरा रखने के लिए बहुत बड़े बड़े अभियान चलाए गए। तो हम लोग को जैसे इन सभी को पालन करना चाहिए। और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए हमें सभी तरह के नियमों का पालन करना चाहिए और पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए और खुद में जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे ही चलते रहा तो पृथ्वी की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जागरूक बनिए और लोगों को जागरूक कीजिए और अपने तरीक़े से अपना पूर्ण योगदान दीजिए कि जैसे हम लोग कोरोना से बचने के लिए हर नियमों का पालन करते आए हैं, अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क सैनिटाइजर ये सब का यूज करते आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके इतना प्रतिकूल रहे हैं कि सारे चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वैसे ही हम लोग का पर्यावरण भी ज़रूरी है। तो पर्यावरण को जितना हो सके पेड़ पौधे लगाइए और अपने वातावरण को बचाइए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। धन्यवाद। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर
उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज।